एसएससी जेई मैंने 2015, 16, 18 और 19 भी क्लियर किया। ये 20 का भी एग्जाम दिया हुआ है। आरआरबी के रेलवे के एग्जाम हुए थे, मैंने वो दिए थे। चंडीगढ़ का जेई का एग्जाम हुआ था, वो क्लियर हुआ था। उसके बाद अभी असिस्टेंट इंजीनियर के कुछ एग्जाम्स निकले थे, मैंने ये भी क्लियर किए थे। और करेंटली अभी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले बॉर्डर रोड्स में था और अभी यहाँ पे आराम से बड़ी अच्छी जॉब चल रही है। हेलो एंड वेलकम टू A&M सिविल और मैं हूं आपके साथ में अश्वनी शर्मा। तो आज हमारे साथ हमारे बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे पास विपिन कुमार यादव हैं, जो कि हमें ये बताएंगे कि इन्होंने एग्जाम्स कैसे क्रैक किए और बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने क्रैक किए हैं। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, मोटिवेशन देंगे आप लोगों को, और क्या रूटीन फॉलो किया, क्या स्टडी प्लान इन्होंने बनाया अपना, और क्या क्या चैलेंजेस आए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं विपिन जी से। तो विपिन जी, एक बार अब जल्दी से अपने बारे में बता दीजिए सब लोगों को। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने कहा कि चलिए आप बच्चों को थोड़ा सा रूबरू होने के लिए। मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं वैसे आगरा से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। उसके बाद मैंने कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था, पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी मैंने की थोड़े टाइम। फिर मुझे लगा कि गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए। मैंने तैयारी करी और सबसे पहला मेरा एसएससी जेई 2015 क्लियर हुआ था। उसके बाद फिर मैं प्रॉपरली सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के प्रॉपरली मैंने तैयारी पे ही फोकस किया। उसके बाद एसएससी जेई मैंने 2015, 16, 18 और 19 भी क्लियर किया। ये 20 का भी एग्जाम दिया हुआ है। आरआरबी के रेलवे के एग्जाम हुए थे, मैंने वो दिए थे। चंडीगढ़ का जेई का एग्जाम हुआ था, वो क्लियर हुआ था। उसके बाद अभी असिस्टेंट इंजीनियर के कुछ एग्जाम्स निकले थे, मैंने ये भी क्लियर किए थे। और करेंटली अभी मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले बॉर्डर रोड्स में था और अभी यहाँ पे आराम से बड़ी अच्छी जॉब चल रही है, ठीक ठाक। अभी डिजाइन ड्राइंग डिपार्टमेंट में, तो बढ़िया है। तो बहुत अच्छा, आपने मतलब इतने एग्जाम्स काउंट करवा दिए कि मैं गिनती भूल गया। और बहुत अच्छा, आप इसका मतलब देखो, इतने एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, जो कि आप सबके साथ शेयर करोगे। जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि डीमोटिवेट हो जाते हैं आज के टाइम में, एक एग्जाम क्लियर नहीं होता, दूसरा नहीं होता, और कई कई सालों तक लगे रहते हैं, बट उसके बावजूद एग्जाम क्लियर नहीं होता, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें मोटिवेशन मिलेगी कि किस तरह से बेसिकली तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं भी होता और उसके बावजूद हमें करना है, तो उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे आपसे पूछेंगे। तो आपने एग्जाम्स, जैसा कि पहले आप लोग खुद ही बता दिया कि आपने एसएससी के 2017 से लेके ऑलमोस्ट अभी तक सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और रेलवेज का किया आपने, बीआरओ में भी जॉब करी है आपने, और अभी करंटली रेलवेज में पोस्टेड है। इसके अलावा चंडीगढ़ जेई का भी क्रैक किया। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, गिनती बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि जो आपने एग्जाम्स क्रैक करे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आप मुझे यहाँ से बता दीजिए कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई, एक बार शुरुआत से, कि बच्चों को एटलीस्ट ये पता चले कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, या शुरू जब हम करते हैं तो उस टाइम पे आपने किस तरह से क्या क्या चीजें दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया था। जी, सबसे पहले जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरी कॉलेज की प्लेसमेंट हुई थी। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था और साथ में, क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ा भी था और मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया भी था, उसकी वजह से मेरा एसएससी जेई 2015 का प्री क्लियर हो गया था। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि अरे प्री क्लियर हो गया, तो मेंस के लिए और अच्छे से तैयारी करनी है अब। लेकिन मेंस और प्री का अगर आप सिलेबस देखेंगे और पेपर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव है और मेंस में आपको कन्वेंशनल पेपर है। तो कन्वेंशनल पेपर की तैयारी एक बिल्कुल अलग तरीके की तैयारी है। तो इसीलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ के प्रॉपरली डेडिकेट किया अपने आप को कि मैं कन्वेंशनल की तैयारी करता हूँ, ताकि पेपर निकल सके और आगे की तरफ मैं बढ़ सकूँ। तो वो था मेरा स्टार्टिंग का फैक्टर, जहाँ से मैंने अपनी ये सब कुछ तैयारी स्टार्ट करी। अब तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये चीज ध्यान देनी जरूरी है कि हम क्या करें, मतलब कौन से एग्जाम पे फोकस करें। शॉर्ट टर्म में जो भी है एग्जाम फोकस करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, फिर वो पेपर पैटर्न क्या है, फिर क्या हमें उसके प्रीवियस ईयर करने चाहिए या क्या करना चाहिए। मतलब ये एक स्ट्रेटेजी भी थोड़ा सा बनाने की बात थी। बाकी अगर आपको कोचिंग की या गाइडेंस की या किसी मतलब ऐसे चैनल की आपको जरूरत पड़ती है कि हाँ हम इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो चैनल या वो गाइडेंस या वो कोचिंग सेंटर भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि हाँ मेरे को क्या सही रहेगा क्या नहीं, अपने दोस्तों से मैंने बात करी। उसके बाद ये पूरा एक अच्छे से डिसीजन लेके उसके बाद अपना सब इसी पे मैंने फोकस किया और
उसके बाद थोड़ा देर लगी, लेकिन हाँ सफलता जरूर। ओके, तो मतलब आपने अपनी जॉब छोड़ के उस फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन को शुरुआत करी है। जी हाँ जी, ठीक है, तो करके। मतलब अभी जो ऐसे बच्चे हैं जो फिलहाल प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये है कि क्या मुझे जॉब करते करते तैयारी करनी चाहिए या जॉब को छोड़ के तैयारी करनी चाहिए, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी कि जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उनको जॉब छोड़कर फुल फ्लेज्ड तैयारी जैसे कि आपने किया था वैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए, टोटली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। मतलब अगर कैंडिडेट को है कि हाँ मैं जॉब छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई घर से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई ऐसा बर्डन नहीं है, कोई समाज की जिम्मेदारी नहीं है, छोड़ के आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ताकि क्योंकि फिर आप प्रॉपर अपना टाइम इसमें डिवोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं थोड़ा सा घर की दिक्कत है, ये वो है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब छोड़ के ही तैयारी की जा सकती है। जॉब में रहते हुए भी आप तैयारी कर सकते हैं। और कई मेरे साथ के दोस्त हैं और कई मतलब आप ऐसी पर्सनैलिटीज को भी जानते होंगे जो जॉब के साथ रहते रहते एग्जाम्स क्लियर करते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट ही इज विलिंग टू गिव। अगर आप फुली मोटिवेटेड हैं, डिवोटेड हैं और आपको एम क्लियर है कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो फिर आप जॉब में रहते हुए भी समय निकालते हुए कर सकते हैं। पर प्रोवाइडेड कि जब आप जॉब में रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम शार्प और एकदम सही प्लान के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं। अगर आपका प्लान मजबूत नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप जॉब छोड़ के भी तैयारी करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। एक प्रॉपर रणनीति की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, मतलब अगर आपके दिमाग में विजन क्लियर है और रास्ता क्लियर है तो आप जॉब के साथ जी साथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल बिल्कुल। फाउंडेशन से आप जॉब छोड़ नहीं सकते। ओके, जी तो एटलीस्ट ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होगी कि आप अगर डेडिकेटेड हो तो जॉब आप करते हो तो उसके साथ साथ भी आप टाइम निकाल के प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर सही तरीके से आपको पता है कि स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, क्या चीज पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या रखने हैं और किस डायरेक्शन में जाना है। तो ओके, ये डाउट जो बहुत बच्चों के दिमाग में होता है कि जॉब छोड़ के करें या जॉब के साथ साथ करें, तो ये थोड़ा सा काफी क्लैरिटी आपने दी है, बहुत बढ़िया। और चलिए आपके बारे में पूछते हैं, आपकी जर्नी के बारे में। जब आपने शुरुआत करी प्रिपरेशन की तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी तो उसके टाइम पर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, आपने क्या क्या मुश्किलें आई जिनको ओवरकम करके आपने तैयारी को कंटिन्यू रखा? जो मेरी जॉब थी पहले वो आईटी सेक्टर में थी। खैर मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से, लेकिन मेरी जो जॉब लगी थी आईटी में थी। मेरे को काफी आईटी का बहुत क्रेज था, तो वहाँ पे एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था। लेकिन अब यही चैलेंज भी था कि वो पूरा एक फ्रेंड सर्कल छोड़ के, पूरी लेविश लाइफ को छोड़ के आपको दिल्ली के एक छोटे से कमरे में रहना है और तैयारी करनी है, पूरा अपने दोस्तों से दूर और एकदम अलग ही कट ऑफ जैसा था होना। तो वो भी एक चैलेंज होता है जो कि मतलब वो आपको फेस करना पड़ेगा कई स्टूडेंट्स को। घर वालों से, रिश्तेदारों से आपकी बात नहीं हो पाएगी, काफी कम बात हो पाएगी। आपको भी होगा कि नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो भी सोचते हैं कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते, ये भी चैलेंज होता है। फिर जैसे नेक्स्ट चैलेंज जो था बेसिकली खाने से रिलेटेड, खाने पीने का, फूडिंग का, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। ये भी एक मेजर चैलेंज होता है जब आप बाहर रहते हैं दूसरी जगह पर, नई लोकेशन पे जाके, तो वहाँ पे केयर टेक करने के लिए है नहीं। हाँ जी। तो ये है थोड़ा सा। बाकी जब जैसे कुछ क्लासेस अगर आप अटेंड कर रहे हो तो क्लासेस में अपने आप को टीचर की स्पीड से मैच करके रखना। क्लासेस कभी कई बार मतलब बहुत 8-8 9 9 घंटे की भी क्लासेस होती हैं सिंगल डे में, तो वो पूरा डायलेमा, और मतलब इसमें डायलेमा में नहीं आना कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे क्रिएट हो जाता है कि क्या जो सर ने आज पढ़ाया मैं वो पढ़ूं या कल का पढ़ूं। तो अपनी एक स्पीड मेंटेन करना, टीचर के साथ अपना पेस मेंटेन करके रखना, और रिवीजन भी करना जरूरी है। तो ये सब चीजों का, नई जगह, नई लोकेशन, नया हवा पानी, नया खाना, नए दोस्त और नया पूरा एक सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। तो इन सबसे आपको कोप अप करना आना चाहिए। घर की याद, ये वो, फैमिली प्रेशर, ये सब चीजें भी रहती हैं साथ में। इसको कभी आप जैसे दिवाली होली पे घर जाएंगे तो घर वाले पूछते हैं, आपको ये भी फील होगा कि अरे मेरा दोस्त तो वहां चला गया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं है। ये सब भी एक ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं जिनसे आपको कोप अप करना है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब, ये तो दिक्कतें हो गई जो मैंने आपको बताई, ये सब दिक्कतें थी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन तो सोल्यूशन के लिए आप एक अच्छी ऐसी कंपनी ढूंढिए, आप ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए जो आपके साथ ही तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे से मोटिवेटेड लड़के हैं। ये सारी चीजें जो है ये बहुत मुश्किल होती है शुरुआती टाइम में, क्योंकि हमें इतने टाइम मेहनत करने की आदत नहीं होती पढ़ने की बेसिकली। तो ये नई नई चीजें हैं शुरुआत में। इन चीजों के आपने जिक्र किया कि आप अपने आप को अपने पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल से घेर के रखिए।
तो पॉजिटिव या मोटिवेटेड जब आपने कहा, तो आप अगर बात करते हो तो आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी जब आप तैयारी करते थे उस टाइम? मेरे लिए दो सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे। पहला तो ये कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, इसका मुझे फील था कि हाँ ये रिस्पेक्टफुल जॉब है, आपको जॉब बिल्कुल। सिक्योरिटी रहेगी, एक पावर का आपको फील होगा। जब आप घर पे जाओगे तो एक इज्जत अलग लेवल की आपको मिलेगी। एक ये बिलीव था मेरा, और दूसरा ये था कि घर वालों की भी आप मतलब जॉब लगने के बाद सिर्फ आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके घर वालों की भी, फैमिली वालों की भी, माता पिता की भी रिस्पेक्ट एक प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ती है। ओके। तो बस कि उनकी भी इज्जत और आप अपनी भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ा सके, बस यही मतलब मेन था मेरा, बेसिकली यही मेरा मोटिवेशन था। आप ये एज्यूम करते थे कि ये जॉब लेने के बाद में मेरे साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपने यूज किया। तो बेसिकली ये रख सकते हैं आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन की जब जॉब मिल जाएगी तो उस टाइम पे आप अपना वर्ल्ड जो है इमेजिन करना शुरू करिए। तो बहुत बढ़िया। और इसके अलावा हाँ, आप अपने बारे में कोई एक चीज ऐसी बताइए जो आपने स्पेशली फॉलो करी थी प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब कुछ एक ऐसी अलग चीज जो आपने फॉलो करी हो, या कुछ ऐसी आपने चीज करी हो जो कि जो दूसरों से हटके है, या आपको लगता है कि ये मेरे लिए काम कर गई। आप पंचुअल रहिए, पंचुअल और डिसिप्लिन, ये मेन चीज है। अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे इतने बजे उठ के ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो पढ़ना है, वो हर दिन आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ये नहीं कि आप उसमें लापरवाही बरत रहे हैं, बस आप लापरवाही मत बरतिए, आप डिसिप्लिन रहिए, पंचुअल रहिए, फोकस्ड रहिए, बस यही है। कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना, मतलब यही, आप बस पंचुअल रहिए और डिसिप्लिन रहिए अपने। ओके, अब हम आपके रूटीन और स्टडी प्लान के बारे में भी पूछ लेते हैं, जो कि बच्चों के बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को जानने की कि जब ये इंसान क्लियर कर सकता है इतने सारे एग्जाम्स, तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसा क्या प्लान है जो इन्होंने फॉलो किया और जो हम नहीं कर पा रहे, या इन्होंने ऐसी कौन सी चीज अपने रूटीन में डाली है जो कि हम नहीं कर पा रहे, या देखिए, सबसे पहले जो भी आप एग्जाम को जा मतलब जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका पहले तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, मेन चीज। उसके बाद उस पेपर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो भी आप देखिए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप एक या दो बार आप अपने नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन नोट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो था कि क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि आपको मल्टीपल अप्रोच पता चलती है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है। कोई एक सिंपल फॉर्मूला भी अगर होगा तो उसपे वो आपने फॉर्मूला चले पढ़ लिया, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कोई भी फॉर्मूला आप मतलब मान सकते हैं, हाईवे का कोई फॉर्मूला हो गया, सॉन्ग का कोई नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, एलोंगेशन का फॉर्मूला हो गया, एसएसडी के फॉर्मूले हो गए, सिंपल फॉर्मूला आपको याद है। लेकिन उस फॉर्मूले के ऊपर एक एग्जामिनर किस किस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, मल्टीपल अप्रोचेस क्या हो सकती हैं, कभी वो यूनिट के साथ खेल सकता है, कभी वो पावर्स के साथ खेल सकता है फॉर्मूले की, तो वो आपको पता चलेगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस करने पे ज्यादा ध्यान दिया। कुछ ऐसे काफी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो मैंने लगाई। कुछ अलग से क्वेश्चंस की बुकलेट्स हैं, वो मैंने लगाई। एग्जाम स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर जो है वो मैंने क्वेश्चन लगाया, तो मैंने क्वेश्चंस लगाने पे ज्यादा ध्यान दिया। मल्टीपल क्वेश्चन जितने भी आपको सामने से निकल सके मुझे पता हो, जो नहीं बेसिकली आता था तो फिर मैं उसके क्वेश्चन नोट्स बनाता प्रैक्टिस, था। बेसिकली क्वेश्चन हाँ, प्रैक्टिस आप क्वेश्चन बोल रहे हो कि प्रैक्टिस, आपने ज्यादा थ्योरी को ना पढ़ के, नोट्स को ना रट के, आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस जो वो क्वेश्चंस को दी है, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस को करी दी है। मैंने, एग्जैक्टली किसी भी एग्जाम को एग्जैक्टली। फोकस जब कर रहे हो तो एग्जाम की हाँ। या जब एग्जाम की जैसे डेट पास आ रही है उस तब उस समय पे फिर मैंने अपना क्वेश्चन की पूरा बंद करके फिर अब मैंने ध्यान दिया कि अपना जो मैंने कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे या कुछ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता थे तो उनको मैंने पढ़ा, प्लस फिर मैंने अपनी हैंडबुक को रिवाइज किया। हैंडबुक में मतलब आपको जब एक प्रॉपर पता चलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब फिर आपको इम्पोर्टेंट होता है कि अब मैं पूरे सब कुछ एक बार रिकॉल करूँ। तो उसको रिकॉल करने के लिए आपके नोट्स सेल्फ मेड, छोटे नोट्स, ये वो बड़े लेंथी वाले नोट्स नहीं, अगर छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, या आपको हैंडबुक भी कोई भी मतलब कई जगहों पे आपको हैंडबुक भी मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी नामी गिरामी कंपनियां और ये उसको कुछ अपने हैंडबुक निकालते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सारा का सारा सिलेबस एक बार आपको लगे कि हमने रिवाइज कर दिया, आप कॉन्फिडेंट फील करें। और मैं सुबह 7:30 बजे तक उठ जाता था, अपना पूरा जो भी किया उसके बाद फ्रेश फ्रेश हुए, नहाए धोए, अपना जो भी करना था, ब्रेकफास्ट मैं खुद ही बनाता था, खाना पीना मैं खुद बनाता था। तो करके 9 बजे तक फ्री होने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। 9 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करी, उसके बाद 10:30-11 बजे तक आराम से अपना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थोड़ा सा अपना मोबाइल, सोशल मीडिया भी, इन सबसे भी अगर आपको थोड़ा है तो आप कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं, पर आपको अगर अपने ऊपर कंट्रोल है आप यूज कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कि वो पूरा सोशल मीडिया डिलीट कर देते हैं, ये भी नहीं।
आपको अपना एक फ्रेंड सर्कल से भी थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मतलब अकेले से पढ़ने का भी एक होता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको एक अच्छा सा दोस्त का एक सर्कल, फ्रेंड सर्कल भी अपने साथ में रखना है। अपने कॉलेज के दोस्त हैं, आपके स्कूल के दोस्त हैं, उनसे आप बात करते रहिए। थोड़ा सा ज्यादा लंबी बातें नहीं, थोड़ा सा आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना वो करके उसके बाद दिन में थोड़ा सा आप 1-2 घंटे पढ़िए, 12-1 बजे कह रहा हूँ। फिर अपना आप लंच वगैरह बना सकते हैं, खाना पीना आप ध्यान दीजिए प्रॉपर। उसके बाद पावर नैप अगर आपको लेना है तो फिर आप लंच के बाद एक हल्का सा पावर नैप ले सकते हैं। पावर नैप बहुत ही इफेक्टिव होता है। ताकि आप एक चीज ध्यान रखें, आप जब भी पढ़ाई करें तब आप फोकस होकर पढ़ाई करें। ये नहीं कि आपको नींद आ रही है, हल्की सी आंखें ये वो आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। अगर आप पूरा डेडिकेटेड हैं तो ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई होती है। ओके। फिर शाम को हल्का सा फिजिकल एक्टिविटीज भी करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर कई बार मैंने बहुत बार देखा है, लोगों ने अपना मेडिकल जब देने गए तो उनको पता चला कि वो मेडिकली फिट ही नहीं है। उन्होंने प्री निकाला, मेंस निकाला, सब कुछ निकाला, जॉब के लिए उनको खुशी शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन जब वहां पे जाके मेडिकल चेक हुआ तो पता चल रहा है कि मेडिकली अनफिट है। तो अपना मेडिकल फिजिकल फिटनेस पे भी आप लोग ध्यान देते रहिए प्रिपरेशन के साथ साथ। रेलवेज में भी मेडिकल टेस्ट होता है और वीआरओ में भी मेडिकल टेस्ट हुआ था। बाकी डिपार्टमेंट्स में कई बार नहीं होता, लेकिन आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना है। तो आप शाम के टाइम पे थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद अपने घर पे आप बात कर सकते हैं आराम से, थोड़ा सा आपको भी मतलब अच्छा फील होगा। फिर डिनर विनर अपना करिए, उसके बाद आराम से पढ़िए। आप 12 बजे तक करिए, 12-1 बजे तक पढ़ सकते हैं। अगर आप रात को आपको जगने का अच्छा लगता है तो फिर आप रात को भी जग सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कई बार कि एग्जाम सारे के सारे दिन में कंडक्ट होते हैं और आपकी आदत है वही रात को जगने की, दिन में सोने की। तो फिर तब वहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन मतलब कोप अप करने में शरीर को दिक्कत आ जाती है। तो फिर आप बेटर है कि आप रात को अपने सोइए और दिन में आप अपनी पढ़ाई करिए मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप करंटली जो है रेलवेज में पोस्टेड हैं अभी, और इससे पहले आपने बीआरओ में जॉब करी है, तो एक बार दोनों का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर दीजिए कि बीआरओ में आपने क्या एक्सपीरियंस लिया और आपने वहां से क्यों छोड़ी जॉब, और रेलवेज में क्यों शिफ्ट किया, और यहाँ पे आके आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, ताकि बच्चे जो आगे ज्वाइन करने वाले हैं उनको थोड़ा सा माइंड में भी क्लियर रहे। बताता हूँ, पहले मेरी जॉब बॉर्डर रोड्स पे रही थी। बॉर्डर रोड्स में पोस्ट थी जूनियर इंजीनियर की। एंड मैंने ज्वाइन किया, मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख साइड पे थी। फिर जॉब काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है कि वो एक यूनिफॉर्म की जॉब है। जिन लोगों को डिफेंस सर्विसेज में जाने का बहुत ही ज्यादा शौक है वो उस जॉब के लिए मतलब जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप आएंगे। आर्मी के आपको काफी के मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। रेसिडेंशियल क्वार्टर्स मिलेंगे, ग्रोसरी का लिक्विड कार्ड मिलेगा, मतलब सीएसडी का कार्ड मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, काफी सारी फैसिलिटीज है। वर्किंग कंडीशंस बीआरओ में थोड़ा सा टफ रहती हैं एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। लेकिन एट द अदर हैंड मतलब अगर आप पॉजिटिविटी देखें तो फिर आपके पास इमेंस पावर होगी। आपके पास बहुत सारी आपको लेबर मैनेजमेंट आपको करने को मिलेगा। टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप डायरेक्टली डिसीजन लेने के लिए मतलब फुली आप ऑथराइज्ड रहेंगे। यूनिफॉर्म तो है ही है। और बॉर्डर रोड अच्छा है, मतलब आप कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। अगर आपको थ्रिल और एडवेंचर आपको चाहिए, आप सोचिए कि जहाँ पे लोग इतना घूमने जाते हैं, लेह लद्दाख मुझे लगता है कई लोगों का ड्रीम होता है बाइक राइड का। तो वहाँ पे आप थ्रू गवर्नमेंट सर्विस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे आप घूमेंगे बढ़िया और इज्जत है। तो ये बॉर्डर रोड के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं अभी। लेकिन जब मैं रेलवे में अभी जॉब कर रहा हूँ, रेलवे इज मोर ऑफ लाइक आपको थोड़ा फैमिली टाइम यहाँ पे अच्छा मिल सकता है। एंड वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है। सैटरडे संडे को अगर आप ऑफिस में तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। एंड मोर ऑफ लाइक टेक्निकल काम थोड़ा इतना नहीं है जितना बॉर्डर रोड्स में होता था। यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे देन सॉफ्टवेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें डिजाइन ड्राइंग डिपार्टमेंट है, तो फिर ऑटोकैड एंड अदर जो डिजाइनिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर उन पे उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको नहीं आते तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में सिखाया भी जाएगा। एक्सपीरियंस है कि कितने घंटे की मेहनत के बाद आपको जॉब जो है मिल सकती है या क्लियर कर सकते हो आप कोई भी एग्जाम जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और इसके साथ में आप अपनी तरफ से कोई टिप, कोई सजेशन, कुछ भी जो। अगर आप फुली डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है और मतलब आप तन मन धन से एकदम पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप, मेरे को लगता है कि 7 से 8 घंटे भी अगर आप अपने मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में आप अगर पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, वो दिन सफिशिएंट है। पहले बड़े लोग कह के गए हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो बस वही है। आप कर्म करते रहिए, पूरा अपनी शिद्दत से आप कर्म करिए, फल आपको पक्का मिलेगा। मेहनत करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। आपके दोस्त हो सकता है आज मिल जाए, आपको कल मिले, पर उसमें घबराना नहीं है। तो आपने ये सक्सेस मंत्र जो है वो बच्चों को दिया है कि आज नहीं तो कल आपको जरूर सक्सेस मिलेगी।
आपके दोस्त को हो सकता है थोड़ा जल्दी मिल जाए, या आपको हो सकता है थोड़ी लेट मिले, बट घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल आप लोगों को पक्का मिलेगा, और मेहनत पूरा करते रहिए जोर और लगन से, और सक्सेस आपकी पक्का होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा विपिन। और जाते जाते एक बार हमारे सब्सक्राइबर्स को जरूर बोल दीजिए, और जो देख रहे हैं कि जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लेके आते हैं चैनल पे, तो एक बार आप भी अगर अपील कर दोगे तो हो सकता है आपकी बात ज्यादा मान ले। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ मैंने आपके लेक्चर्स को फॉलो किया था। DSSB का भी जो A का एग्जाम था उसके लिए काफी अच्छा कंटेंट है आपका। बाकी जो मतलब आपके स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कहूँगा कि आप तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर के कंटेंट अच्छा है, सर के एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विपिन, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया मुझे। और सब लोगों के लिए मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों के लिए आपकी जर्नी जो है मोटिवेशन के रूप में काम करेगी, और जिन चीज़ों से आपने सीखा है वो चीज़ें बच्चे अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे, अपनी लाइफ में उनको लाने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ आपने करी या जो एक्सपीरियंस आपका था, उन चीज़ों से सीख के चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है, पॉजिटिव कैसे रखना है, और सक्सेस की तरफ किस तरह से हमें चलते रहना है। और सक्सेस जैसा कि आपने बताया, आज नहीं तो कल हमारे कदमों में होगी अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू ऑल द बेस्ट आपके लिए, फ्यूचर के लिए भी। मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम जो है क्रैक करें। और चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से भी थैंक यू सो मच, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।